Hello everyone, today we are going to discuss paper code BHIC 111 History of Modern Europe 1 that is from circa 1780 to 1939। आज हम इसके कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि आपके दिसंबर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखें। अगर आपको आज की क्लास पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप लोगों को इस सब्जेक्ट के गेस्ट पेपर परचेस करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, आप सिंपली गूगल में जाएंगे shop.hindustanknowledge.com। ठीक है, ये हमारी वेबसाइट है, आप इस पर चले जाएंगे, आपको ऐसा इंटरफेस दिख जाएगा। ठीक है, अब आपका जो भी पेपर कोड होगा आप वो यहाँ पे सर्च कोड वाले ऑप्शन में सर्च कर लेंगे। जैसे अभी हम देखते हैं BHIC 111। ठीक है, आप देखिए, आप जैसे ही इसको सर्च कर लेंगे आपको यहाँ पे इंग्लिश हिंदी दोनों ही मीडियम में क्या है गेस्ट पेपर अवेलेबल हो जाएंगे। अब आपका जो भी मीडियम होगा आप उसे सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे आपको गेस्ट पेपर्स को बाय नाउ पे क्लिक करके गेस्ट पेपर परचेज कर लेंगे। अगर आपको हमारे वेबसाइट से गेस्ट पेपर को परचेज करने में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप क्या करेंगे, आप सिंपली हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर देंगे। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9580023321। ठीक है, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पर हमें मैसेज करके क्या है गेस्ट पेपर्स को परचेज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज एनालाइज द इम्पैक्ट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑन अर्बन ग्रोथ। यानी कि इम्पैक्ट क्या है इंडस्ट्रियलाइजेशन का अर्बन ग्रोथ पे, हमें वो देखना है। ठीक है, सो इंडस्ट्रियलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग इंडस्ट्रीज ऑन अ लार्ज स्केल विच began in Europe in the 18th century and later spread to other parts of the world। यानी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या है, आपकी एक प्रोसेस है इंडस्ट्रीज को डेवलप करने की ऑन अ लार्ज स्केल, जो कि आपकी यूरोप में हुई थी इन द 18th सेंचुरी। ठीक है, और लेटर स्प्रेड हुई टू द अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि यूरोप से शुरू हुई। इट हैड अ मेजर इम्पैक्ट ऑन द ग्रोथ ऑफ सिटीज। इसका बहुत ही मेजर इम्पैक्ट हमें देखने को मिलता है ग्रोथ ऑफ सिटीज पे। चेंजिंग द वे पीपल लिव्ड, वर्कड एंड सेटल्ड, माइग्रेशन टू सिटीज। So one of the biggest effects of industrialization was the movement of people from villages to cities। यानी कि जो हमें एक बिगेस्ट इफेक्ट देखने को मिलता है इंडस्ट्रियलाइजेशन का वो ये है कि जो लोग हैं वो विलेजेस से सिटीज की तरफ जा रहे हैं। सो एज फैक्ट्रीज वर बिल्ट, यानी कि जैसे जैसे फैक्ट्रीज को बिल्ट किया गया था, सो दे क्रिएटेड मैनी जॉब अपॉर्चुनिटीज। तो उन्होंने क्या किया, बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट किया। सो फार्मर्स एंड रूरल वर्कर्स लेफ्ट देयर विलेजेस इन सर्च ऑफ बेटर वेजेस एंड स्टडी एम्प्लॉयमेंट। फार्मर्स और रूरल वर्कर्स ने क्या किया, अपने विलेजेस को छोड़ दिया इन सर्च ऑफ बेटर वेजेस एंड स्टडी एम्प्लॉयमेंट। सो दिस लैड टू रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ इन अर्बन एरियाज। इस वजह से क्या हुआ, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ हुई आपकी अर्बन एरियाज में। एक्सपेंशन ऑफ सिटीज, सो विद मोर पीपल मूविंग इनटू सिटीज अर्बन एरियाज एक्सपैंडेड बोथ इन साइज एंड नंबर। यानी कि जैसे जैसे लोग मूव हो रहे थे सिटीज में वैसे अर्बन एरियाज क्या हो रहा था, एक्सपैंड हो रहा था साइज में और नंबर में। सो न्यू नेबरहुड्स, markets and industrial zones were developed to accommodate the growing population। नए नए neighborhoods, नए मार्केट्स और नए इंडस्ट्रियल जोन्स को डेवलप किया जा रहा था टू अकोमोडेट द ग्रोइंग पॉपुलेशन। सो सिटीज जैसे कि मैनचेस्टर हो गया इंग्लैंड में, मुंबई हो गया इंडिया में, वो ग्रू करने लग गए रैपिडली बिकॉज दे बिकेम द सेंटर्स ऑफ इंडस्ट्री, ट्रेड एंड कॉमर्स। डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, सो इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑल्सो लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर्स इन सिटीज। इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से क्या हुआ, डेवलपमेंट भी हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर का सिटीज़ में, जैसे कि रोड्स हो गए, रेलवेज हो गए, ब्रिजेस हो गए, पोर्ट्स हो गए, इन सबको बिल्ड किया जा रहा था। ठीक है, ताकि वो रॉ मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट कर सके टू द फैक्ट्रीज और फिनिश गुड्स को मार्केट्स में ला सकें। सो दिस वाज नॉट ओनली सपोर्टेड इंडस्ट्रियल ग्रोथ बट ऑल्सो मेड सिटीज़ मोर एक्सेसिबल, अट्रैक्टिंग इवन मोर पीपल। तो जो ये इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग था इसकी वजह से क्या हुआ, सिर्फ इंडस्ट्रियल ग्रोथ को ही सपोर्ट नहीं मिली बल्कि सिटीज और एक्सेसिबल हुई और अट्रैक्टिंग हुई इवन मोर पीपल। सो चेंजेस इन एम्प्लॉयमेंट, सो बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन द मोस्ट पीपल वर्कड इन एग्रीकल्चर। यानी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले क्या हुआ, जो लोग थे वो एग्रीकल्चर में काम किया करते थे। इंडस्ट्रियलाइजेशन ने क्या किया, एम्प्लॉयमेंट को शिफ्ट किया टू द फैक्ट्रीज, माइंस और वर्कशॉप में। इसने क्या कहा, एक क्रिएट की एक वर्किंग क्लास पॉपुलेशन को जो कि कंसंट्रेटेड थी अर्बन एरियाज में। सो वाइल मैनी पीपल गॉट जॉब्स, यानी कि बहुत सारे लोगों को तो जॉब्स मिली बट जो वर्क था दैट वाज ऑफन लॉन्ग, हार्ड एंड लो पे विच समटाइम्स कॉस्ट पुअर लिविंग कंडीशन, जिसकी वजह से क्या था, पुअर लिविंग कंडीशंस क्रिएट हुआ करती थी। सोशल एंड एनवायरमेंटल इफेक्ट्स, सो द रैपिड ग्रोथ ऑफ सिटीज ब्रॉट सोशल एंड एनवायरमेंटल चेंजेस। यानी कि जो रैपिड ग्रोथ है सिटीज का उसकी वजह से क्या हुआ, सोशल और एनवायरमेंटल चेंजेस, चैलेंजेस भी आए। ठीक है, सो ओवर क्राउडिंग हो गई थी स्लम्स में, लैक था ग्रीन क्लीन वाटर का,
पुअर सैनिटेशन का और पॉल्यूशन का, ये सारे क्या हैं आपके कॉमन प्रॉब्लम्स बन गए थे। एट द सेम टाइम हमें क्या देखने को मिलता है, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है उसने इम्प्रूव किया एजुकेशन को, हेल्थ केयर को और कल्चरल फैसिलिटीज़ को बहुत सारे सिटीज़ में, ग्रेजुअली इम्प्रूविंग द अर्बन लाइफ। इकोनॉमिक ग्रोथ, सो इंडस्ट्रियलाइजेशन बूस्टेड इकोनॉमिक ग्रोथ, मेकिंग सिटीज सेंटर्स ऑफ ट्रेड, मैन्युफैक्चरिंग एंड इनोवेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन ने क्या किया, आपके इकोनॉमिक ग्रोथ को बूस्ट किया, सिटीज़ क्या बनी आपकी, सेंटर ऑफ ट्रेड बनी, मैन्युफैक्चरिंग और इनोवेशन बनी। सो द कंसंट्रेशन ऑफ वर्कर्स एंड बिजनेसेस इन सिटीज इंक्रीज प्रोडक्टिवली एंड वेल्थ, यानी कि जो कंसंट्रेशन था वर्कर्स का और बिजनेसेस का सिटीज़ में, उसकी वजह से प्रोडक्टिविटी और वेल्थ इंक्रीज हुई, जिसकी वजह से राइज हुआ एक न्यू मिडिल क्लास का एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर द एंटरप्रेन्योरशिप। इन कंक्लूजन वी कैन से दैट इंडस्ट्रियलाइजेशन वॉज अ की फैक्टर इन अर्बन ग्रोथ। इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या है आपका, एक की फैक्टर है अर्बन ग्रोथ का। इसने अट्रैक्ट किया था लोगों को टू द सिटीज, एक्सपैंड किया इंफ्रास्ट्रक्चर को, चेंज किया एम्प्लॉयमेंट पैटर्न्स को और स्टिमुलेटेड किया इसने इकोनॉमिक डेवलपमेंट को। एट द सेम टाइम हमें ये देखने को मिलता है कि इसने सोशल और इन्वायरमेंटल चैलेंजेस को भी क्रिएट किया था दैट सिटीज हैड टू एड्रेस। ओवरऑल जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है उसने आपके ट्रांसफॉर्म किया है स्मॉल टाउन्स को इनटू लार्ज बस्लिंग अर्बन सेंटर्स। ठीक है, यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही में हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं दूसरा क्वेश्चन। सो डिस्कस द राइज एंड द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म इन इटली। तो यानी कि आपको क्या बताना है, राइज और ग्रोथ कैसे हुआ था नेशनलिज्म का इटली में। सो नेशनलिज्म इज इन इटली वॉज अ पावरफुल मूवमेंट दैट एम टू यूनाइट मैनी सेपरेट स्टेट्स एंड रीजन्स ऑफ द इटालियन पेनिनसुला इनटू वन नेशन। यानी कि नेशनलिज्म क्या था इटली में, एक पावरफुल मूवमेंट था जो कि एम करता था टू यूनाइट द मेनी सेपरेट स्टेट्स एंड रीजन्स ऑफ द इटालियन पेनिनसुला इनटू वन नेशन। सो बिफोर द 19th सेंचुरी, यानी कि 19th सेंचुरी से पहले इटली आपका डिवाइडेड था बहुत सारे स्मॉल किंगडम्स में, डचीज में और रीजन्स में, जो कि ऑफन रूल किए जाते थे बाय फॉरेन पावर जैसे कि ऑस्ट्रिया और फ्रांस। So this division made Italians feel the need for a sense of unity and pride in their shared history, culture and language. इस डिवीजन की वजह से क्या हुआ, इटालियंस को फील हुई कि उनको नीड है एक सेंस ऑफ यूनिटी और प्राइड की इन देयर शेयर्ड हिस्ट्री, कल्चर एंड लैंग्वेज। अर्ली इन्फ्लुएंसेस ऑफ नेशनलिज्म, सो जो आइडियाज़ थे नेशनलिज्म के इटली में वो इन्फ्लुएंस हुए थे आपके फ्रेंच रेवोल्यूशन से और नेपोलियनिक वॉर से। So Napoleon's rules introduced the concept of equality, freedom and citizenship to Italian states. नेपोलियन के रूल ने क्या क्या इंट्रोड्यूस किया, आपके कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी को, फ्रीडम को और सिटीजनशिप को टू द इटालियन स्टेट्स। ऑल्दो नेपोलियन कंट्रोल्ड इटली बाय फोर्स, ही इंस्पायर्ड इटालियंस टू थिंक अबाउट देयर ओन कंट्री एज अ सिंगल नेशन रादर देन सेपरेट रीजन्स। यानी कि जो नेपोलियन थे उन्होंने कंट्रोल किया इटली को बाय फोर्स, पर उन्होंने इंस्पायर किया इटालियंस को ये सोचने में कि जो उनकी कंट्री है वो एक सिंगल नेशन है रादर देन सेपरेट रीजन्स। सो राइटर्स, थिंकर्स और स्कॉलर्स ने क्या किया, उन्होंने इस आइडिया को प्रमोट करना शुरू कर दिया कि जो इटालियंस हैं वो एक कॉमन हेरिटेज, लैंग्वेज और कल्चर को शेयर करते हैं। रोल ऑफ इंटेलेक्चुअल्स एंड सीक्रेट सोसाइटीज, सो इंटेलेक्चुअल्स लाइक गुसेपे मजीली प्लेड एन क्रूशियल रोल इन स्प्रेडिंग नेशनलिस्ट आइडियाज। जो आपके इंटेलेक्चुअल्स हैं जैसे कि गुसेपी मजीनी हो गए, इन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल को प्ले किया है नेशनलिस्ट आइडियाज़ को स्प्रेड करने में। मजीनी फाउंडेड द यंग इटली मूवमेंट इन 1831। इन्होंने क्या किया, यंग इटली मूवमेंट को फाउंड किया 1831 में, जिसका एम था कि इटली को यूनाइट करे अंडर वन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। सीक्रेट सोसाइटीज़ और ग्रुप्स को वर्क किया गया था टू ऑर्गेनाइज द रिवोल्ट्स अगेंस्ट द फॉरेन रूलर्स एंड लोकल किंग्स हु अपोज्ड यूनिफिकेशन। सीक्रेट सोसाइटीज़ और जो ग्रुप्स थे वो वर्क करते थे रिवोल्ट्स को ऑर्गेनाइज करने में अगेंस्ट द फॉरेन रूलर्स और जो लोकल किंग्स जो कि आपके यूनिफिकेशन को अपोज करते थे। सो दीज ग्रुप्स इंस्पायर्ड मेनी इटालियंस टू बिलीव इन दैट आइडिया ऑफ अ यूनाइटेड इटली एंड एनकरेज अपराइजिंग्स अक्रॉस द पेनिनसुला। इन ग्रुप्स ने क्या किया, इंस्पायर किया बहुत सारे इटालियंस को ये बिलीव करने में, इस आइडिया में बिलीव करने में, एक यूनाइटेड इटली के आइडिया में बिलीव करने में और एनकरेज करने में अपराइजिंग्स अक्रॉस द पेनिनसुला। Revolts and the War of Independence. So nationalism in Italy grew stronger during the 19th century through a service of revolts and war. जो आपका नेशनलिज्म था इटली में वो और स्ट्रॉन्ग हुआ ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी में थ्रू अ सीरीज ऑफ रिवोल्ट्स एंड वॉर्स। 1848 में क्या है, एक वेव ऑफ रेवोल्यूशन आई थी यूरोप में इंक्लूडिंग इटली,
सो ऑल्दो दीज अर्ली रिवोल्ट्स फेल्ड, यानी कि जो ये अर्ली रिवोल्ट्स थे ये फेल हो गए थे, बट उन्होंने डिटर्मिनेशन दिखाया इटालियंस को टू फाइट फॉर फ्रीडम एंड यूनिटी. सो लेटर लीडर्स लाइक काउंट कैमिलियो डी कैवोर, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ किंगडम ऑफ सार्डिनिया, यूज डिप्लोमेसी एंड स्ट्रैटेजिक अलायंसेस टू स्ट्रेंथन द नेशनलिस्ट कॉज. यानी कि उन्होंने क्या किया, डिप्लोमेसी और स्ट्रैटेजिक अलायंसेस को यूज किया ताकि वो स्ट्रेंथन कर सके नेशनलिस्ट कॉज को. गुसिपी गारिबाल्डी, a popular military leader, led volunteer armies called the Red Shirt to conquer southern Italy and merge it with the north. यानी कि जो आपके गारिबाल्डी हैं ये एक पॉपुलर मिलिट्री लीडर हैं जिन्होंने कि वॉलंटियर आर्मीज को लेड किया था, जिनको रेड शर्ट्स बोलते हैं, ताकि वो कॉन्कर कर सके साउदर्न इटली को एंड मर्ज कर सके इट विद द नॉर्थ. अचीवमेंट ऑफ इटालियन यूनिटी. सो बाय 1861 हमें क्या देखने को मिलता है, जो मोस्ट ऑफ द इटली था वो यूनाइटेड हो गया था अंडर द किंग विक्टर इमैनुअल II. सो दिस अचीवमेंट मार्क द सक्सेस ऑफ द नेशनलिस्ट मूवमेंट. इस अचीवमेंट ने क्या किया, मार्क किया आपकी सक्सेस को नेशनलिस्ट मूवमेंट की. नेशनलिज्म कंटिन्यू हुआ टू ग्रो एज जो इटालियंस थे वो वर्क कर रहे थे टू इंक्लूड रिमेनिंग टेरिटरीज लाइक वेनेशिया एंड रोम इनटू द किंगडम. सो कंप्लीटिंग द यूनिफिकेशन प्रोसेस बाय 1870, यानी कि उन्होंने अपने यूनिफिकेशन प्रोसेस को बाय 1870 कंप्लीट कर लिया था. इन कंक्लूजन वी कैन से दैट जो इटालियन नेशनलिज्म था इट ग्रो बिकॉज ऑफ शेयर्ड कल्चरल आइडेंटिटी, foreign domination, the influence of thinkers like Mazzini and the actions of leaders like Cavour and Garibaldi. यानी कि जो आपके इटालियन नेशनलिज्म है ये ग्रो हुआ था क्योंकि शेयर्ड कल्चरल आइडेंटिटी था, फॉरेन डोमिनेशन था, इन्फ्लुएंस था थिंकर्स का जैसे कि मजीनी हो गया, और एक्शंस थे जो लीडर्स जैसे कि कैवोर और गरिबाल्दी के. सो थ्रू रिवोल्ट्स, डिप्लोमेसी एंड वॉर्स, इटालियंस वर फाइनली एबल टू अचीव द ड्रीम ऑफ अ यूनाइटेड नेशन. यानी कि रिवोल्ट्स के थ्रू, डिप्लोमेसी और वॉर्स के थ्रू क्या किया, इटालियंस ने फाइनली अब एक यूनाइटेड नेशन को अचीव कर लिया था, शोइंग हाउ स्ट्रॉन्ग द डिजायर फॉर यूनिटी एंड इंडिपेंडेंस कैन बी. सो नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. राइट अ नोट ऑन फ्रेंच रेवोल्यूशन. यानी कि फ्रेंच रेवोल्यूशन पे हमें कुछ नोट लिखना है. सो द फ्रेंच रेवोल्यूशन वाज अ मेजर हिस्टोरिकल इवेंट दैट बिगैन इन 1789 एंड एंडेड इन 1799. यानी कि फ्रेंच रेवोल्यूशन क्या है, आपका एक मेजर हिस्टोरिकल इवेंट है जो कि आपका 1789 में हुआ था. ये इसने एक रेडिकल चेंज को ब्रॉड किया था पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक लाइफ के फ्रांस में. ठीक है, सो इट ब्रॉड अ रेडिकल चेंज इन द पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ ऑफ फ्रांस. सो द रिवोल्यूशन एंडेड द एब्सोल्यूट मोनार्की. जो आपका फ्रेंच रेवोल्यूशन था इसने क्या किया, एब्सोल्यूट मोनार्की को एंड कर दिया था और एक फाउंडेशन ले डाउन करी फॉर द डेमोक्रेसी बाय प्रमोटिंग द आइडियाज ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रैटर्निटी. अब हम देखेंगे इसका बैकग्राउंड क्या था और कॉजेज क्या थे. सो बिफोर द रेवोल्यूशन फ्रांस को रूल किया जाता था बाय लुइस 16, जो कि जिसके पास बहुत सारी अनलिमिटेड पावर्स हुआ करती थी. फ्रेंच सोसाइटी आपके 3 एस्टेट्स में डिवाइड थी. जो आपका पहला एस्टेट था वो कंसिस्ट करता था क्लर्जी का, सेकंड एस्टेट आपको नोबल्स को इंक्लूड करते थे, और थर्ड एस्टेट में जितने भी कॉमन लोग आते थे जैसे कि पेजेंट्स हो गए, वर्कर्स हो गए, मिडिल क्लास हो गए. ठीक है, तो जो पहले 2 एस्टेट्स थे इनको बहुत ही स्पेशल प्रिविलेजेस मिलते थे. ठीक है, और इन्हें या तो बहुत ही कम या फिर ना टैक्स पे ही नहीं करना पड़ता था, और जबकि जो थर्ड एस्टेट था उनको हैवी बर्डन ऑफ टैक्सेशन पे करना पड़ता था. फ्रांस वॉज ऑल्सो फेसिंग अ सीवियर फाइनेंशियल क्राइसिस. यानी कि फ्रांस एक सीवियर फाइनेंशियल क्राइसिस को भी फेस कर रहा था क्योंकि उसने कॉस्टली वॉर और रॉयल एक्स्ट्रावेजेंस की वजह से. सो बैड हार्वेस्ट लेड टू फूड शॉर्टेजेस एंड हाई प्राइसेस. यानी कि बैड हार्वेस्ट की वजह से क्या हुआ, फूड शॉर्टेज हुई और हाई प्राइसेस हुए, जिसकी वजह से पब्लिक में एंगर इंक्रीज हो गया था. सो जो स्प्रेड था एनलाइटमेंट आइडिया का बाय द थिंकर्स लाइक रूसो एंड वॉल्टेयर इंस्पायर्ड पीपल टू डिमांड फ्रीडम एंड इक्वालिटी. यानी कि जो एनलाइटनमेंट का स्प्रेड हुआ था थिंकर्स के द्वारा जैसे कि रूसो और वॉल्टेयर के द्वारा, उसके द्वारा लोग क्या हुए, इंस्पायर हुए टू डिमांड फ्रीडम एंड इक्वालिटी. बिगिनिंग ऑफ द रेवोल्यूशन 1789 में क्या हुआ, किंग ने एक मीटिंग बुलाई थी एस्टेट जनरल्स के फाइनेंशियल क्राइसिस को सॉल्व करने के लिए, बट जो डिस्प्यूट्स थे ओवर द वोटिंग लेट द थर्ड एस्टेट टू फॉर्म द नेशनल असेंबली. सो ऑन 14 जुलाई 1789 द पीपल ऑफ पेरिस स्टॉर्म्ड द बेस्टाइल. यानी कि 14 जुलाई 1789 में क्या हुआ, जो लोग थे पेरिस के उन्होंने बेस्टाइल को स्टॉर्म कर दिया, जो एक सिंबल था रॉयल ऑपरेशन का. सो जो ये इवेंट था इसने मार्क किया द फॉर्मल बिगिनिंग ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन. सो मेजर इवेंट्स एंड रिफॉर्म्स. सो जो आपकी नेशनल असेंबली थी वो अबॉलिश किया उसने फ्यूडल प्रिविलेजेस को और इशू किया द डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड ऑफ द सिटीजन्स, जिसने कि गारंटी किया फ्रीडम को, इक्वालिटी ऑफ बिफोर लॉ एंड द प्रोटेक्शन ऑफ बेसिक राइट्स. सो लेटर रेडिकल ग्रुप्स जैसे कि जैकोबिन्स हो गए जो कि रॉबेस्पियर के द्वारा लेड किए जाते थे, उन्होंने पावर गेन की. सो दिस पीरियड
नोन एज द रेन ऑफ टेरर, इस पीरियड को रेन ऑफ टेरर बोला जाता है। उसमें हमने देखा कि बहुत सारे थाउजेंड्स को एग्जीक्यूट किया गया था इन द नेम ऑफ प्रोटेक्टिंग द रेवोल्यूशन। एंड एन इम्पैक्ट, सो द रेवोल्यूशन फाइनली एंडेड विद द राइज ऑफ नेपोलियन बोनापार्ट इन 1799। यानी कि रेवोल्यूशन फाइनली कब एंड हुआ था, जब नेपोलियन बोनापार्ट का राइज हुआ 1799 में। सो फ्रेंच रेवोल्यूशन के बहुत ही लास्टिंग इम्पैक्ट रहे हैं, ना कि सिर्फ फ्रांस पे बट पूरे वर्ल्ड में। इसने फ्यूडलिज्म को एंड किया, डेमोक्रेटिक आइडियाज को प्रमोट किया और लेटर रिवोल्यूशंस को इंस्पायर किया यूरोप में और बियॉन्ड। सो अबव ऑल इट शोड दैट पीपल कुड चैलेंज इनजस्टिस एंड डिमांड देयर राइट्स। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। डिस्कस द इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटी। यानी कि डेमोक्रेटिक पॉलिटी के क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। सो अ डेमोक्रेटिक पॉलिटी इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच पावर बिलोंग्स टू द पीपल। डेमोक्रेटिक पॉलिटी क्या है, ये एक सिस्टम होता है गवर्नमेंट का जहाँ पे कि जो पावर होती है वो बिलोंग करती है टू द पीपल। सो द पीपल आइदर गवर्न डायरेक्टली और चूज द रिप्रेजेंटेटिव्स थ्रू फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। यानी कि जो पीपल होते हैं या तो वो डायरेक्टली गवर्न करते हैं या फिर वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज करते हैं थ्रू फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। सो डेमोक्रेसी क्या करती है, एम करती है टू प्रोटेक्ट द राइट ऑफ सिटीजन, इक्वालिटी को प्रमोट करती है और रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट को इंश्योर करती है। सो द फॉलोइंग आर द इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ अ डेमोक्रेटिक पॉलिटी। सो पॉपुलर सोवरेनिटी, सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ डेमोक्रेसी इज पॉपुलर सोवरेनिटी। यानी कि जो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है डेमोक्रेसी का वो है पॉपुलर सोवरेनिटी, जिसका मतलब है कि जो अल्टीमेट पावर होती है वो पीपल में लाई करती है। सो सिटीजन्स क्या है, उनके पास राइट होता है कि वो अपने लीडर्स को चूज करें और वो चेंज कर सकते हैं गवर्नमेंट को थ्रू इलेक्शंस। जो गवर्नमेंट है वो रूल करती है ओनली विद द कंसेंट ऑफ द पीपल। फ्री एंड फेयर इलेक्शन, जो डेमोक्रेसी है वो डिपेंड करती है आपके रेगुलर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस पे। इलेक्शंस अलाउ करते हैं लोगों को कि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को सिलेक्ट करें बिना किसी फेयर या फिर बिना किसी प्रेशर के। सो ऑल द अडल्ट सिटीजन्स हैव द राइट टू वोट। जितने भी अडल्ट सिटीजन्स होते हैं उनके पास राइट टू वोट होता है और जो सारे वोट होते हैं उनका इक्वल वैल्यू होता है। सो दिस इंश्योर्स पीसफुल चेंज ऑफ द गवर्नमेंट। इससे क्या होता है, पीसफुल चेंज हो सकता है गवर्नमेंट का। रूल ऑफ लॉ, सो एक डेमोक्रेटिक पॉलिटी में क्या करता है, रूल ऑफ लॉ प्रिवेल करता है। दिस मीन्स दैट एवरीवन इंक्लूडिंग रूलर्स एंड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स इज सब्जेक्ट टू द लॉ। इसका ये मतलब है कि अगर कोई रूलर है या फिर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं तो वो भी सब्जेक्ट टू द लॉ होते हैं। कोई भी लॉ के ऊपर नहीं होता है। लॉ क्या है, अप्लाई होते हैं इक्वली टू ऑल द सिटीजन्स विच हेल्प्स प्रिवेंट द मिसयूज ऑफ पावर, जिसकी वजह से जो मिसयूज ऑफ पावर है वो प्रिवेंट होता है। फंडामेंटल राइट्स एंड फ्रीडम, सो जो आपका डेमोक्रेसी है वो गारंटी करता है बेसिक राइट्स को, जैसे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन, रिलीजन, असेंबली और एसोसिएशन। जो ये राइट्स होते हैं ये अलाउ करते हैं सिटीजन्स को अपने व्यूज़ को फ्रीली एक्सप्रेस करने में, गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करने में और पब्लिक लाइफ में एक्टिवली पार्टिसिपेट करने में। सो जो प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स होता है ये इंश्योर करता है ह्यूमन के डिग्निटी को। इक्वालिटी और डेमोक्रेटिक सिस्टम बिलीव्स इन पॉलिटिकल एंड लीगल इक्वालिटी। यानी कि जो एक डेमोक्रेटिक सिस्टम होता है वो पॉलिटिकल और लीगल इक्वालिटी में बिलीव रखता है। जितने भी सिटीजन्स होते हैं वो इक्वल होते हैं बिफोर द लॉ, रिगार्डलेस ऑफ देयर कास्ट, रिलीजन, जेंडर या फिर इकोनॉमिक स्टेटस। यानी कि इससे मतलब नहीं है कि उनकी कास्ट क्या है, उनका रिलीजन क्या है या फिर उनका जेंडर क्या है या फिर उनका इकोनॉमिक स्टेटस क्या है। सारे जो सिटीजन्स होते हैं वो इक्वल होते हैं बिफोर द लॉ। So equal opportunity is provided to participate in political and social life. Majority rule with minority rights, यानी कि जो डेमोक्रेसी होता है वो वर्क करता है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मेजॉरिटी रूल, बट वो प्रोटेक्ट करता है माइनॉरिटी के राइट्स भी। सो जब डिसीजंस को लिया जाता है मेजॉरिटी के द्वारा तो जो भी इंटरेस्ट और राइट्स होते हैं माइनॉरिटीज़ के उनको रिस्पेक्ट किया जाता है, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या है, ऑपरेशन प्रिवेंट होता है और हार्मनी प्रमोट होती है। इंडिपेंडेंट जुडिशरी, सो एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी इज एसेंशियल फॉर डेमोक्रेसी। यानी कि डेमोक्रेसी के लिए क्या है, एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी बहुत ही एसेंशियल है। कोर्ट क्या करता है, कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करता है और हमारे जितने भी फंडामेंटल राइट्स होते हैं सिटीजन्स के उनको भी प्रोटेक्ट करता है। सो जो कोर्ट्स हैं वो चेक कर सकते हैं जो मिसयूज ऑफ पावर बाय द एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर, एंश्योरिंग जस्टिस एंड फेयरनेस। यानी कि जो जुडिशरी है आपका वो क्या रखती है, चेक्स एंड बैलेंसेस रखती है। अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी, सो एक डेमोक्रेटिक पॉलिटी में क्या होता है आपका, जो गवर्नमेंट होती है वो अकाउंटेबल होती है लोगों के लिए। रिप्रेजेंटेटिव्स क्या होने चाहिए, उनको अपने एक्शंस और डिसीजंस को एक्सप्लेन करना चाहिए। ट्रांसपेरेंसी जो होती है गवर्नेंस में वो हेल्प करती है करप्शन को रिड्यूस करने में और पब्लिक ट्रस्ट को बिल्ड करने में। इन कंक्लूजन वी कैन से दैट अ डेमोक्रेटिक पॉलिटी इज based on people participation, equality, freedom and rule of law।
यानी कि जो डेमोक्रेटिक पॉलिटी होता है वो आपका बेस्ड होता है लोगों के पार्टिसिपेशन पे, इक्वालिटी पे, फ्रीडम पे और रूल ऑफ लॉ पे। सो दिस फीचर्स टुगेदर इंश्योर गुड गवर्नेंस। ये फीचर्स क्या करते हैं, इंश्योर करते हैं गुड गवर्नेंस को, इंडिविजुअल्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करते हैं और प्रमोट करते हैं एक जस्ट और इंक्लूसिव सोसाइटी को। सो डेमोक्रेसी में हैव चैलेंजेस, यानी कि डेमोक्रेसी में कुछ चैलेंजेस तो होते हैं, बट ये एक बेस्ट सिस्टम रहता है, ठीक है, बट इट रिमेन्स द बेस्ट सिस्टम टू अपहोल्ड ह्यूमन डिग्निटी एंड पब्लिक वेलफेयर। ठीक है, तो यहाँ पे आपके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो हमने कंप्लीट कर लिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।